गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है राइट्स ऑफ विक्टिम्स एंड अक्यूज्ड। तो आपको पता है कि किसी भी केस में विक्टिम्स और अक्यूज दोनों के राइट्स होते हैं, तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ जो रिसेंट आपका लखीमपुर खेरी का केस है। तो अभी हुआ क्या है कि आपको पता होगा कि जो अक्यूज्ड हैं इस केस में, आशीष मिश्रा, उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है बेल दे दी थी इस केस में। तो जो प्रोटेस्टिंग फार्मर्स हैं, जो कि इस केस में जो विक्टिम्स हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया और बोला कि हमारी ठीक से सुनवाई नहीं हुई है। क्योंकि आपको पता होगा कि जनरली ये केस कैसे होते हैं, अक्यूज्ड वर्सेस द स्टेट। ठीक है, तो जैसे इस केस में क्या होगा कि आशीष मिश्रा वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो जो विक्टिम है वो कह रहे हैं कि हमारी ठीक से जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नहीं सुनी, बिकॉज पार्टी जो है इसमें जो है वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट थी या स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश थी। तो उनको जो है मौका इतना अच्छा नहीं मिला इलाहाबाद हाई कोर्ट में टू प्रेजेंट देयर केस अगेंस्ट आशीष मिश्रा। तो इसीलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको जो है बेल दे दिया है। तो इसीलिए जो है ये फार्मर्स जो हैं, प्रोटेस्टिंग फार्मर्स जो कि विक्टिम्स हैं इस केस में, वो सुप्रीम कोर्ट मूव कर गए। और सुप्रीम कोर्ट में मूव करने के बाद उन्होंने बोला कि हमें रिलीफ चाहिए क्योंकि हमारी सुनवाई ठीक से नहीं हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है और इस केस में जो बेल थी उसको जो है सेट असाइड करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट को बोला कि आप दोबारा से जो है इन फार्मर्स को, जो कि विक्टिम हैं, इन्हें जो है आप दोबारा मौका दो, सुनो इनकी बात। बिकॉज ऐसा नहीं है कि अब जो क्रिमिनल ट्रायल्स हैं वो सिर्फ अक्यूज्ड और वर्सेस द स्टेट, मतलब इस केस में वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश रह गए हैं। अब हमें विक्टिम, जो कि असल में जिसने सफ़र किया है, जो डी फैक्टो सफरर है, उसको एक तरह से इक्वल समझना पड़ेगा इस केस में और उसकी बात सुननी पड़ेगी। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया है कि साथ के साथ हमें अक्यूज की भी बात सुननी पड़ेगी। ठीक है, तो मतलब दोनों पार्टीज की बात सुनकर ही जो है कोई फैसला लिया जा सकता है। इसमें आप सिर्फ अक्यूज वर्सेस द स्टेट को केस मत देखो, आपको विक्टिम्स को भी देखना पड़ेगा और जो है उनको आपको इंडिपेंडेंट समझना पड़ेगा स्टेट से। ठीक है, सो अब राइट टू बी हर्ड और राइट टू बी प्रेजेंट, ये दोनों ही राइट्स हैं आपके विक्टिम के भी और अक्यूज के भी। तो एक लैटिन टर्म होती है ऑडी ऑल्टरम पार्टम, मतलब लिसन टू द अदर साइड। तो दोनों पार्टीज को राइट टू स्पीक और राइट टू बी हर्ड होता है, जो कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। किसी भी पर्सन को जो है अनहर्ड नहीं छोड़ा जा सकता किसी भी केस में डिसीजन होने से पहले। ठीक है, तो अब हम देखते हैं दोनों राइट्स ऑफ विक्टिम्स क्या होते हैं और राइट्स ऑफ अक्यूज्ड क्या होते हैं। तो राइट्स ऑफ विक्टिम्स जो हैं वो हमारे डेक्लेरेशन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस फॉर विक्टिम्स ऑफ क्राइम एंड अब्यूज ऑफ पावर, जो कि यूएन जनरल असेंबली ने 1985 में अडॉप्ट किया था, उससे उसी को ही वो उसी के सराउंड जो है वो करते हैं। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि ये मैग्ना कार्टा ऑफ विक्टिम्स है। इसी के ही कंटेक्स्ट में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है आर्टिकल 21 कि हर पर्सन का ये ह्यूमन राइट है कि उसकी जो है क्राइम में उसके अक्यूज का भी है और विक्टिम का भी है कि उसकी बात सुनी जा सके और उसके हर ह्यूमन राइट का जो है वो ख्याल रखा जाए। राइट टू फेयर इन्वेस्टिगेशन भी है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 में कहा कि राइट टू फेयर ट्रायल तो आपका है ही है, लेकिन राइट टू फेयर इन्वेस्टिगेशन भी है और जो है आपका ये दोनों ही राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का दोनों पार्ट हैं, राइट टू फेयर ट्रायल भी और राइट टू फेयर इन्वेस्टिगेशन भी। अब अगला है राइट टू अटेंड। अब क्राइम से रिलेटेड जो विक्टिम्स हैं और उनकी फैमिलीज़ हैं, उनका प्रेजेंट रहना भी क्रिमिनल जस्टिस प्रोसीडिंग्स में इंपॉर्टेंट है, उनका ये राइट है। तो ये राइट टू अटेंड भी विक्टिम्स का राइट होता है। राइट टू बी हर्ड भी होता है उनका राइट। ठीक है, क्रिमिनल जस्टिस प्रोसीडिंग चल रही है अगर कोई, तो उसमें उनका उनके जो कि उनको अफेक्ट कर रही है विक्टिम को, तो उनका वहाँ पर पार्टिसिपेट करना और उनकी बात को सुनना जो है ये उनका राइट है। ठीक है, सो अब हम देखते हैं राइट्स ऑफ अक्यूज। राइट्स ऑफ अक्यूज भी हैं, जो पर्सन जिसके ऊपर एक्यूजेशन लगी है कि उसने कोई क्राइम कमिट किया है, उसके भी कुछ राइट्स होते हैं। जैसे आर्टिकल 20 हमारा कहता है कि उसको फेयर इक्वालिटी मिलनी चाहिए एट पार विद अदर सिटीजन्स। ठीक है, उसको जो है आर्टिकल 20 में प्रोटेक्शन मिली हुई है। फिर आर्टिकल 22 ये कहता है कि किसी भी पर्सन को आप कस्टडी में नहीं रख सकते बिना उसको बताए कि उसको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है या क्यों डिटेन किया जा रहा है। फिर राइट्स ऑफ फ्री लीगल एड, हर मजिस्ट्रेट और कोर्ट की ये जिम्मेदारी है कि वो
अक्यूज को ये बताएं कि उनके पास राइट टू गेट फ्री लीगल एड भी है, ठीक है। फिर अगला है राइट टू बी प्रेजेंट ड्यूरिंग ट्रायल। तो हमारा सेक्शन 273 ऑफ सीआरपीसी ये कहता है कि सारे एविडेंस और स्टेटमेंट जो है वो अक्यूज या फिर उसके क्रिमिनल लॉयर के प्रेजेंस में ही जो है वो रिकॉर्ड किए जाने चाहिए। राइट टू ह्यूमन ट्रीटमेंट इन प्रिजन। हर अक्यूज का ये राइट है कि उसको ह्यूमन ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए बाय प्रिजन अथॉरिटीज़, ठीक है। तो ये उसका ह्यूमन राइट्स हैं। ये दोनों हमने राइट्स डिस्कस कर लिए, राइट टू ऑफ द विक्टिम्स एंड राइट ऑफ द अक्यूज्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एक्सट्रीम पॉवर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया है सो दैट आपको ये टॉपिक दोबारा अलग से ना पढ़ना पड़े। तो अभी आपको पता है वर्ल्ड बैंक का रिसर्च वर्किंग पेपर था, उसने बोला है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है इंडिया में 12.3 परसेंटेज पॉइंट्स बिटवीन 2011 एंड 2019 जो है वो कम हुई है, ठीक है। तो रिपोर्ट ये कह रही है कि जो स्मॉल लैंड होल्डिंग साइज वाले फार्मर्स थे उनकी हायर इनकम ग्रोथ देखने को मिली है। तो उन्होंने कहा है कि जो रियल इनकम है फार्मर्स की जिनके पास स्मॉलेस्ट लैंड होल्डिंग्स थी उनकी 10 परसेंटेज पॉइंट्स जो है वो एनुअलाइज्ड टर्म्स में जो है वो इंक्रीज हुई है इनकम। अब ये पेपर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड बैंक इंडिया के पास अभी कोई ऑफिशियल एस्टिमेशन नहीं आई है, क्योंकि आपको पता है लास्ट एस्टिमेशन जो है पॉवर्टी की वो 2011 में आई थी, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस पर जो उन्होंने सर्वे करते हैं वो लास्ट 2011 में आई थी, उसके बाद अभी तक कोई नहीं आई है, ठीक है। 2021 में आनी थी ऑफकोर्स, लेकिन वो नहीं आ पाई बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स। तो अब हम देखते हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी क्या होती है। तो वर्ल्ड बैंक डिफाइन करता है कि एक्सट्रीम पुअर वो हैं जो कि $1.9 पर डे से कम जो है इनकम पे जी रहे हैं। तो लगभग 9.2% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रही है, ठीक है। अब दो तरह की होती है एक्सट्रीम पॉवर्टी, एक होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एक होती है रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी वो होती है जब एक पर्सन मिनिमम न्यूट्रिशन, क्लोथिंग या शेल्टर भी जो है अपनी कंट्री में अफोर्ड नहीं कर पाता है। रिलेटिव पॉवर्टी वो होती है जो मीडियन इनकम, उस कंट्री की मीडियन इनकम से अगर उस पर्सन की जो है इनकम, हाउस होल्ड इनकम 50 से 60% कम हो अगर, तो उसको हम कहते हैं रिलेटिवली वो पुअर है, रिलेटिव पॉवर्टी है उसमें। अब पॉवर्टी एस्टिमेशन इंडिया में कैसे की जाती है? तो पहली तो होती है, आपको पता है कुछ डेफिनेशंस देखनी पड़ेंगी। पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या होता है कि आपकी मिनिमम एक्सपेंडिचर जो है या आपकी इनकम जो है वो बेसिक जो ह्यूमन नीड्स के लिए गुड्स और सर्विसेज चाहिए होती हैं उसको वो आप नहीं खरीद सकते हो। तो उसको अगर आप जो आपकी मिनिमम जो है एक्सपेंडिचर या फिर इसको आप इनकम भी कह सकते हो, ठीक है, आपकी इनकम या फिर एक्सपेंडिचर कह सकते हो, जितनी आपको रिक्वायर्ड होती है कि आप एटलीस्ट अपनी बेसिक ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सको, उसको हम कहते हैं पॉवर्टी लाइन, ठीक है। अब पॉवर्टी लाइन बास्केट क्या होती है? पॉवर्टी लाइन बास्केट उसको कहते हैं जो वो गुड्स और सर्विसेज, जो आप बेसिक ह्यूमन नीड्स की जो गुड्स एंड सर्विसेज है जो चाहिए होते हैं एक इंसान को बेसिक ह्यूमन नीड्स सेटिस्फाई करने के लिए, उसको हम उन गुड्स और सर्विसेज की जो बास्केट है हम उसको कहते हैं पॉवर्टी लाइन बास्केट, ठीक है। पॉवर्टी रेशियो क्या होती है? वो प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो बिलो पॉवर्टी लाइन जी रही है किसी भी कंट्री में, उसको हम कहते हैं पॉवर्टी रेशियो या फिर हेड काउंट रेशियो। अब जो है हाउस होल्ड्स अगर कंजम्पशन उनका, जिनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको हम ऑफ कोर्स बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल कहते हैं या फिर उनको हम पुअर मानते हैं इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया की ये कुछ डेफिनेशंस हैं जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। पॉवर्टी लाइन क्या होती है, पॉवर्टी लाइन बास्केट क्या होती है, पॉवर्टी रेशियो क्या होती है, या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल कौन होते हैं। तो इंडिया में मोस्टली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस पर ही जो है वो पॉवर्टी जो है डिसाइड की जाती है, मतलब वो कितना खर्च कर पा रहे हैं, क्या वो कंज्यूम कर पा रहे हैं वो बेसिक ह्यूमन नीड्स की जो है आइटम्स। तो उसी के बेसिस पर जो है वो नेशनल सैंपल सर्वे जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वेज निकालता है और उसी पे ही बेसिस पे हम पॉवर्टी को डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो इंडिया में पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन के लिए 6 ऑफिशियल कमेटीज़ टोटल बनाई गई। तो बहुत सारी हैं, जैसे 1962 की एक कमेटी है, फिर 71, 79, 93। हमारे लिए 2 इंपॉर्टेंट कमेटीज़ कौन सी हैं? 2009 की जो है तेंदुलकर कमेटी और 2014 की जो है सी रंगराजन कमेटी। सी रंगराजन कमेटी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक जो है उस रिपोर्ट के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है। अभी तक हम पॉवर्टी जो है वो तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन की कमेटी जो है तेंदुलकर कमेटी के बेसिस पर ही पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करते हैं,
तो तेंदुलकर कमेटी की रिकमेंडेशंस क्या हैं, ठीक है। तेंदुलकर कमेटी की रिकमेंडेशन ये कहती है कि पहले तो आप जो है कैलोरी कंजम्पशन के ऊपर पॉवर्टी डिसाइड करना बंद करो। आप जो है मंथली स्पेंडिंग के बेसिस के ऊपर पॉवर्टी को डिसाइड करो, ठीक है। क्या एक पर्सन फूड के ऊपर, एजुकेशन, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, इसके ऊपर मिनिमम कितना खर्चा अगर कर लेता हो तब वो पुअर है या नहीं है, इसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। तो उन्होंने कुछ अमाउंट्स जो हैं वो डिसाइड करी। ऑफ कोर्स उसको बार बार अपडेट भी किया जाता है उस अमाउंट को। जैसे 2004-5 में रूरल एरियाज़ में कहा जाता था कि जिसकी पर मंथ 446 रुपीज़ पर कैपिटा इनकम है पर मंथ रूरल एरिया में, तो वो पुअर नहीं है, उससे ऊपर वाले पुअर नहीं है और इससे नीचे वाले जो है वो पुअर है। 2010 और 11 की जो है वो फिगर्स 1000 रुपये अर्बन की हैं और 816 रुपये रूरल एरियाज़ की हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स इसमें इन्फ्लेशन भी एडजस्ट की जाती, तभी जो है 2010-11 की जो है वो अमाउंट्स जो है वो डिफ़र कर रही हैं एज़ कम्पेयर टू 2004 और 5। अब जो है उन्होंने कहा कि हमें मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड को कंसीडर करना है, यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड को कंसीडर नहीं करना। अब इन दोनों का मतलब क्या है? मिक्स्ड रेफरेंस, पहले तो हम देखते हैं यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड क्या होता है। तो इसमें होता क्या था, 1993 और 1994 से हम पॉवर्टी लाइन को कैसे एस्टिमेट करते थे। हम लोगों से पूछते थे कि उनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पिछले 30 दिनों में कितना रहा है, उसके बेसिस पर हम डिसाइड करते थे कि पॉवर्टी लाइन कितनी होगी। लेकिन 1999 से लेके 2000 के बाद से हमने एनएसएसओ ने एक न्यू मेथड अडॉप्ट किया। उन्होंने कहा हमें सारी उनका एक्सपेंडिचर पूछने की ज़रूरत नहीं है, हम उनसे सिर्फ उनके बेसिक जो 5 लो फ्रीक्वेंसी आइटम्स होती हैं, क्लोथिंग, फुटवेयर, ड्यूरेबल्स, एजुकेशन और हेल्थ एक्सपेंडिचर, उसके बारे में सिर्फ पूछेंगे कि वो कितना एक्सपेंडिचर कर पाते हैं ओवर द प्रीवियस ईयर्स। उसी की ही बेसिस पर हम पॉवर्टी लाइन डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो हमें उनका सारे एक्सपेंडिचर का बेसिस पर जो है वो डिसीजन नहीं लेना है। उनके पास वो 5 बेसिक आइटम पे अगर वो एक्सपेंडिचर कितना कर पाते हैं, उसके बेसिस पे हम पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करेंगे। ये तेंदुलकर कमेटी की रिकमेंडेशंस कहती हैं, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ग्लोबल सेंटर ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो आपको पता है पीएम मोदी जो है उन्होंने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन को जामनगर में, गुजरात में जो है वो उसका जो है एक तरह से ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को जो है वो परफॉर्म किया है। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या होती है? तो WHO डिस्क्राइब करता है ट्रेडिशनल मेडिसिन को, जो नॉलेज, स्किल्स या प्रैक्टिसेस इंडिजिनस या डिफरेंट कल्चर्स अडॉप्ट किए हुए हैं बहुत सालों से टू ट्रीट देयर फिजिकल एंड मेंटल इलनेस, डायग्नोज करना या ट्रीट करना टू ऑफ देयर फिजिकल एंड मेंटल इलनेस, उनको हम ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स कहते हैं। तो ये एंशिएंट प्रैक्टिसेस हैं, जैसे इंडिया में योगा, आयुर्वेदा, सिद्धा, होम्योपैथी, सोवा, रिगपा, ये सारे सिस्टम्स जो हैं इंडिया में प्रिवेल करते हैं, ठीक है। आयुर्वेदा और योगा तो कंट्री वाइड चलते हैं। सिद्धा सिस्टम जो है वो आपका तमिलनाडु और केरला में चलता है। सोवा रिगपा सिस्टम आपका जो है लेह लद्दाख और हिमालयन रीजन्स में चलता है, ठीक है। सो अब जो ये आपका सेंटर होगा, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये सबसे पहला और ओनली ग्लोबल आउटपोस्टेड सेंटर होगा जो कि इंडिया में लोकेटेड है। अब ये आएगा किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर, ठीक है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? एक तो पहली बात तो आयुष सिस्टम्स को हम ग्लोबली जो है वो पोजीशन कर पाएंगे, लीडरशिप दे पाएंगे, फिर नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स या गाइडलाइंस दे पाएंगे हमें इन ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन की, ठीक है। फिर हम स्पेसिफिक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चला पाएंगे ताकि वर्ल्ड वाइड लोग इसको सीख सकें। फिर अब जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन इन इंडिया आपको बता ही चुका हूँ मैं कि आयुर्वेदा है, योगा है, नेचुरोपैथी है, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी है। फिर जो है ये एलोपैथी से कैसे डिफरेंट है? बिकॉज ये सिर्फ क्योर के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, ये प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेज और प्रमोशन ऑफ हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देते हैं। खासकर जब नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज वर्ल्ड वाइड जो है वो बढ़ती जा रही हैं, तो इनको जो है इनकी इंपॉर्टेंस और इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है उसके साथ साथ। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कि इनएडिक्वेट रिसोर्सेज हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, लैक ऑफ हेल्थ सेंटर्स हैं, पब्लिक का फेथ नहीं है इसके ऊपर। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं इनके, जो हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अब इस सेंटर से ये प्रॉब्लम्स को कम करने में हमको हेल्प मिलेगी, क्योंकि हम एविडेंस बेस्ड रिसर्च कर पाएंगे, ट्रेनिंग दे पाएंगे, अवेयरनेस जनरेट कर पाएंगे अबाउट ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन सिस्टम्स, ठीक है। फिर अब जो है WHO भी जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए एक स्ट्रेटजी निकाल चुका है 2014 से 23 के लिए, तो उनके भी एफर्ट्स को इस सेंटर से सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विद्या समीक्षा केंद्र। अब गुजरात का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने कमांड कंट्रोल सेंटर सेटअप किया है, जिसको पीएम मोदी ने भी रिसेंटली अपनी 2 डे टूर में जो है ऑब्जर्व किया है। तो एक्चुअली क्या था कि 2021 में जून में
इस सेंटर को बनाया गया था, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को, और इसको जो है सर्वेलेंस के लिए बनाया गया था ताकि जो है एनरोलमेंट को, अटेंडेंस को, लर्निंग आउटकम्स, ड्रॉप आउट, स्कूल एक्रेडिटेशन, टीचर की मॉनिटरिंग जो है वो सब किया जा सके। इस एक सेंटर से सिर्फ एक सेंटर से सब चीज़ों पर नज़र रखी जा सके। ठीक है, अब इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। 2019 में जो है रियल टाइम टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्वेलेंस सिस्टम निकाला गया ताकि स्कूल टीचर्स के ऊपर जो है वो नज़र रखी जा सके। कीप एन आई ओवर 1.95 लाख स्कूल टीचर्स इन द स्टेट। 2019 में निकाला गया था ये। और जो है उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए कि वो कैसे जो है अपने असाइन टास्क को डेली बेसिस पे जो है वो इम्प्रूव कर पा रही हैं या इंश्योर कर पा रही हैं टीचर्स। मॉनिटरिंग ऑफ टीचर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम एब्सेंटिज्म और नॉन सीरियसनेस को रोक पाएँ। ठीक है, तो ये टेक इक्विप्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के थ्रू टीचर्स पे नज़र रखी जाती थी शुरू में। ठीक है, इसी को ही एक्सपैंड करके अब जो है 55,000 प्राइमरी एंड सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल्स को जो है कवर कर लिया गया है। 4 लाख टीचर्स को कवर कर लिया गया है ताकि हम लगभग 1.2 करोड़ स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम्स को हम जो है वो इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, अब इसमें लगभग जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट के जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको जो है इसमें ऑन बोर्ड किया जाएगा ताकि ताकि जो है स्कूल एजुकेशन के ऊपर कॉम्प्रिहेंसिवली नज़र रखी जा सके। बहुत सारे इसके जो है सर्वेलेंस प्रोग्राम्स हैं वो सारे इसी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के थ्रू ही जो है वो रन किए जाएंगे। ठीक है, याद रखो इसमें यूनियन गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, ये गुजरात गवर्नमेंट का अपना ही एक जो है वो इनिशिएटिव है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गुरु तेग बहादुर जी। पीएम मोदी जो है कंट्री को एड्रेस करेंगे ऑन द 400th प्रकाश पूरब ऑफ गुरु तेग बहादुर जी ऑन 21st ऑफ अप्रैल। तो गुरु तेग बहादुर जी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। 9th ऑफ 10 सिक्स गुरुज थे ये। अमृतसर में इनका बर्थ हुआ। यंगेस्ट सन ऑफ गुरु हरगोबिंद जी थे जो कि हमारे 6th सिख गुरु हैं। इन्होंने ही गुरु तेग बहादुर जी ने ही जो है अनंतपुर साहिब को जो है बनाया था और इनको जो है औरंगज़ेब के ऑर्डर्स पर एग्जीक्यूट किया गया। तो जो गुरुद्वारा सीसगंज साहिब है वो इनकी प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन है। गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब जो है वो इनका प्लेस ऑफ क्रिमेशन है, जो दोनों ही दिल्ली में लोकेटेड हैं। ठीक है, सो ये थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी गुरु तेग बहादुर जी के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इन्विक्टस गेम्स। तो 2022 का एडिशन ऑफ इन्विक्टस गेम्स चल रहा था अभी, आपको पता होगा, द हेग में, नीदरलैंड्स में। और जो है ये अप्रैल 2022 तक चलने वाला है। और सबसे इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि पहला एडिशन जो है वो लंदन में किया गया। उसके बाद ऑफ कोर्स फिर यूएस में, कनाडा में, और ऑस्ट्रेलिया में जो है अलग अलग टाइम पर किए गए। अब जो इससे अभी करंट वाला जो है नीदरलैंड्स में चल रहा है, जो इससे नेक्स्ट एडिशन होगा वो जर्मनी में होगा। ठीक है, अब ये है क्या, अब ये गेम्स जो है इंटरनेशनल स्पोर्टिंग कंपटीशन है। लगभग ये पैरालंपिक्स जैसा होता है, लेकिन क्या इसमें फ़र्क है कि जो वुंडेड, इंजर्ड या सिक मिलिट्री जो सर्विस पर्सोनल हैं या वॉर वेटरन्स हैं वो ही इसमें सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो जो है ये किसने शुरू किया था, जो प्रिंस हैरी हैं यूके के, उन्होंने इसको जो है वो स्टार्ट किया था। जब उन्होंने वॉरियर गेम्स यूएस में 2013 में जब वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया तो उनको लगा कि उन्हें भी ऐसा कुछ स्टार्ट करना चाहिए, तो उन्होंने लंदन में सबसे पहली बार इसको स्टार्ट किया 2014 में। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is rights of victims and accused. So you know that the case of Ashish Mishra in the Lakhimpur Kheri incident has reached the Supreme Court because the victims, that is the farmers who have been run down by the 3 SUVs, have approached the Supreme Court against the bail order given by the Allahabad High Court to the accused person, that is Ashish Mishra. So what is this case and why the rights of victims and accused have been are being discussed now? So actually Allahabad High Court gave bail to this concerned person, and the farmers who are the victims in this case, they approached the Supreme Court saying that they were not given enough opportunity to be heard. Rather, they were not given the opportunity to heard, because you know that in these cases the cases are generally against the state. Okay, so this case was like Ashish Mishra versus the state of Uttar Pradesh. So the victims are saying that they are the victims, but the party was the state of Uttar Pradesh, and that's why they were not given enough chance, or rather they were not even given the chance to be heard by the Allahabad High Court. So that's why they have approached the Supreme Court saying that they should be given a chance to be heard, and based upon their statements only the bail application can be heard.
Okay, so now the Supreme Court has agreed to it. Supreme Court has said that the granting of bail by Allahabad High Court should be set aside, and the matter should be referred back to Allahabad High Court, and these victims should be given a chance to be heard by the court at every stage, because this is not that this the criminal trials are not just are not just conducted between the accused and the state anymore. The victims are the actual or the de facto sufferer of the crime, and they are independent persons. They have equal right to participate in their quest for justice. Okay, so that's why they have the Supreme Court has asked the Allahabad High Court to hear this matter once again, and to give appropriate right to both the victim and the accused. Okay, so right to be heard and right to be present are available for both the uh, victims and the accused. This term is called the audi alterum partem. That is the Latin term. It means listen to the other side. So this is the principle of natural justice, and only after this principle is followed we can move ahead in any case. Okay, so let us discuss the rights of victims and rights of the accused also. Okay, so what are the rights of victims? So rights of victims are being guided by the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power which was adopted by the UN General Assembly in 1985. Of course, India has also been a party to it, which is considered as the Magna Carta for the victims, and that's why India has also provisions for the rights of victims in our constitution, like even our Article 21, which is the right to life and liberty. It also talks about the human rights of every persons. It also talks about the protection to an accused as well as to the victims in a crime, and it also recognizes the right to fair trial and right to fair investigation. Right to fair trial is for the accused, and right to fair investigation is for the victim, and both of them are the part of right to life and liberty as per the Supreme Court. Okay, because they have given a wider interpretation to Article 221. Okay, so the victims also have the right to attend the criminal justice proceedings. They also have the right to be heard during the criminal justice proceedings. So these are the rights of the victims. Okay, similarly, the accused also have some rights. So, like Article 20 says, that these accused must be given fair equality at par with other citizens. There should be no prejudiced opinion against them before the during the court the investigations or the court proceedings. Article 22 also says that no person shall be detained in custody without being informed as why that person is being detained by the law enforcement agencies. Okay, similarly, all the magistrates and the courts have a duty to inform the accused that the accused has a right to get free legal aid. Similarly, under section 273 of the CRPC, right, the accused, all the evidence and statements must be recorded in the presence of the accused or his criminal lawyer. There is also one another right that the accused must be subjected to human treatment by the prison authorities. Okay, so these are the rights of of the victims as well as to the of the accused. So the next topic is very important: extreme poverty. So recently a research working paper has been published by the World Bank, and it has said that extreme poverty is estimated to have declined by 12.3 percentage points between 2011 and 2019 in India. Okay, so the report is saying that they have observed, the World Bank policy research has observed, policy research working papers have observed that farmers who were having small land holding sizes, they have experienced higher income growth. Like they have said that real incomes of farmers who were having smallest land holdings grew by about 10 percentage in annualized terms. So why this is important? Because currently we do not have any official estimation of poverty in recent periods. The last estimation of last poverty estimation was conducted by India in 2011 by the National Sample Survey Organization. After that, there has been no poverty estimation, and now this World Bank report is coming out as a relief. Okay, so what is extreme poverty? So World Bank says that extremely poor people are those who live on less than $1.9 per day. Okay, so about 9.2% of the world population is extremely poor as per this definition. So they also have this extreme poverty is also defined in two ways. There is one absolute poverty, and the second is relative poverty.
So as per the definition, absolute poverty means a person cannot afford even the minimum nutrition, clothing, or shelter needs in its country, in their country. And the relative poverty means that the medium, the household income of that person is 50 to 60% below the median income of that country. So relative poverty is is comparatively better than absolute poverty. Okay, so how we estimate poverty in India? There are certain definitions which we need to study. The first one is, of course, poverty line. So poverty line specifies that there should specifies the minimum expenditure or the minimum income which is required to purchase a basket of goods and services which are necessary to satisfy basic human needs. So if that specific minimum income or minimum expenditure, you can have that expenditure, you can afford that expenditure, then you are above the poverty line. If you cannot even afford that minimum expenditure, then you are below poverty line. Okay, so what is poverty line basket? So basically those a basket of goods and services which are necessary to satisfy basic human needs is the poverty line basket. Similarly, what is poverty ratio? The proportion of population below poverty line is called poverty ratio, okay, or head count ratio. So consumption expenditures of households which are below the poverty line, that the amount which is required to satisfy basic human needs, they cannot even afford that much consumption expenditure, then they are called as below poverty line, okay, or they are deemed as poor. So basically we follow the consumption expenditures too and its distribution across households to arrive at the poverty estimation figures. Okay, so this is what National Sample Survey does. So how we have been estimating poverty post independence? So there have been 6 official committees. We do not need to study all the committees, but we need to study the two committees, that is the Tendulkar committee and the C Rangarajan committee. We do not need to go into the C Rangarajan committee because the government has not taken a call on this committee, and we are currently following the Tendulkar poverty line method only. Okay, so what were the recommendations of Tendulkar committee? So Tendulkar committee moved away or shifted away from calorie consumption based poverty estimation to consumption monthly spending. Okay, so they have now focused upon how much a household is spending monthly on food, education, health, electricity, and transport. Okay, so they have focused upon a uniform poverty line basket. Okay, so Tendulkar committee has computed new poverty lines for rural and urban areas. Of course, both of them will be adjusted for inflation also. Like this earlier in 2004 and 5, the Tendulkar committee said that any person who is earning either 446.68 or more per month in rural area is not poor. Okay, but in 2010 and 11 it was adjusted for inflation and the figures were arrived as at 816 for rural areas and 1000 rupees for urban areas. So they continue to be adjusted for inflation. Of course, there will be different figures for 2022 for this year. And they also moved from uniform reference period to mixed reference period. But what are these two things? So first of all, let us see what is this uniform reference period. So during 1993 to 1994, we arrived a method whereby we started asking people about their consumption expenditure over a period of 30 days. Okay, so we used to ask people how much do you spend on consumption, and based upon that we used to arrive at poverty figures, poverty line figures. But Tendulkar committee said we do not need to ask them about all the expenditure or all the consumption expenditure that they incurred over a period of 30 days. We must only ask about them how much they spend on 5 low frequency items: clothing, footwear, durables, education, and health expenditure. So from 1999 to 2000 onwards, we arrived at this mixed reference period figures, and based upon that we arrived at the poverty line estimates. Okay, so currently we are following these Tendulkar committee recommendations, and C Rangarajan committee recommendations have not yet been addressed by the government as of now.
So the next topic is Global Center on Traditional Medicine. So PM Modi has launched this first of its kind WHO Global Center for Traditional Medicine in Jamnagar, Gujarat. So WHO describes traditional medicine as as the total sum of knowledge, skills, and practices which any indigenous or different cultures have been using over time to diagnose and treat their physical and mental illnesses. So it of course encompasses ancient practices like in India, we have this yoga, Ayurveda, Siddha, homeopathy. So these Ayurveda and yoga they have been practiced widely across the country. Siddha system is followed in Tamil Nadu and Kerala. Sowa Rigpa systems is basically practiced in Leh Ladakh and Himalayan regions. Okay, so this global outposted center of this uh, this center will help the country to position Ayush systems across the globe. It will provide leadership on global health matters pertaining to traditional medicine. It will develop norms, basic norms, standards, and guidelines for this traditional medicine systems. And it will also conduct and develop these uh, capacity building and training programs in the areas of traditional medicine. Okay, so this will of course extend support to all member countries and provide leadership to all global health matters related to traditional medicine. So currently we have this Ayush systems in the country, and they are different from allopathy in the sense that they do not just focus on cure of the disease, but they also focus upon prevention and prevention of diseases and promotion of health. In the growing during the growing challenges of non-communicable diseases, the demand of these traditional medicine systems have grown also. Okay, there are certain challenges like the problem of inadequate resources, lack of health centers, even public faith. So these problems will be addressed by this Global Center for Traditional Medicine, which will strengthen the evidence-based research and generate awareness on traditional medicine systems. Okay, so the next topic is Vidya Samiksha Kendra. PM Modi has recently visited the Command and Control Center, which has been set up by the Gujarat Education Department. So in June 2021, the Gujarat government set up this technological infrastructurally upgraded Command and Control Center, which was called CCC 2.0. So it used to track the enrollments, attendance, learning outcomes, dropouts, etc. So basically, it was an overarching system which was tracking and through a surveillance system upon school learning and school education system. And actually it had its background in 2019 when the government started real-time technology enabled surveillance system to monitor the 1.95 lakh school teachers in Gujarat in 2019. So the objective was to improve the quality of education because it was realized that poor monitoring of teachers resulted in absenteeism and non-seriousness amongst teachers. That's why this system was launched, and then it was of course expanded, and now it is also covering 55,000 primary and secondary government schools and hand holding 4 lakh teachers, so that learning outcomes of about 1.2 crore students can be improved. Okay, so the plan is to have CCC house all head of departments of education at the school education center level. Okay, so the next topic is Guru Tegh Bahadur Ji. So PM Modi is going to address the nation on the 400th Prakash Purab of Guru Tegh Bahadur Ji at the Red Fort on 21st of April. So Guru Tegh Bahadur Ji was the ninth of 10 Sikh Gurus, and he was born in Amritsar in 1621. He was the youngest son of Guru Hargobind Ji, who was the sixth Sikh Guru. And Guru Tegh Bahadur Ji built the city of Anandpur Sahib. He was executed on the orders of Aurangzeb, and Gurudwara Sees Ganj Sahib is the place of his execution, and Gurudwara Rakab Ganj Sahib in Delhi is the place of his cremation. Okay, so the next topic is Invictus Games. So 2022 edition of Invictus Games is being conducted in The Hague, Netherlands. And what is the background of these games? So actually, the first edition started in the year 2014 in London, and after that, subsequent competitions were held in US, Canada, and Australia. And the 2023 edition will be held in Germany. So it is an international sporting competition which is similar to Paralympics, but this competition is meant for wounded, injured, and sick military service personnel and war veterans. So actually, Prince Harry is the founder of these Invictus Games, because when he was attending the Warrior Games in the US in 2013, he realized that he should start something similar. So he started this Invictus Games in London in the year 2014. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.